नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम प्राकृतिक वातावरण पर मानवीय प्रभाव के अंतर्गत मृदा पर मानवीय प्रभाव, जल पर मानवीय प्रभाव, भू आकृतिक स्वरूप पर मानवीय प्रभाव एवं जैव विविधता पर मानवीय प्रभाव का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव, वनस्पति पर मानवीय प्रभाव और पशुओं पर मानवीय प्रभाव का अध्ययन कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है आपके मृदा पर मानवीय प्रभाव, इम्पैक्ट और ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन सॉइल, कि किस प्रकार से मिट्टी पर मानव का प्रभाव पड़ा है, उसके जो क्रियाकलाप हैं वो किस प्रकार से मिट्टी को प्रभावित कर रहे हैं। मृदा मानवीय जीवन का आधार है। नवीन तकनीकों के प्रयोग के द्वारा भूमि उपयोग प्रारूप में परिवर्तन का प्रभाव मृदा पर स्पष्ट इंगित होता है। मुख्य रूप से मृदा में रासायनिक, संरचनात्मक एवं जलीय चक्र परिवर्तन मनुष्यकृत माने जाते हैं। इसका सर्वाधिक प्रचलित स्वरूप मृदा अपरदन है। लवणता, यद्यपि मरुस्थलीय एवं अर्धमरुस्थलीय दोनों ही एक प्राकृतिक प्रक्रम है, लेकिन जब विभिन्न मानवीय कारणों से उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो एक घातक हो जाता है। जल निकालने एवं विस्तृत सिंचाई में मृदा में लवण स्तर बढ़ जाता है। बड़े बड़े बांधों, अवरोधकों के निर्माण से निर्मित होने वाले जलाशयों में होने वाला वाष्पीकरण लवणता को बढ़ाता है। तटीय क्षेत्रों में ओवर पंपिंग के द्वारा लवणता की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लेटराइट का बनना एक रासायनिक प्रक्रम है। वनों की अंधाधुंध कटाई से परोक्ष रूप से लेटराइट का स्तर बढ़ने लगता है। लेटराइट को कोड की संख्या दी जाती है। लेटराइट इज ए प्लेलॉजिकल लेप्रोसी। जिस प्रकार से मनुष्य में कोड होता है, उसी प्रकार से ये मिट्टी का कोड कहलाता है। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से भी मृदा की रासायनिक संरचना को प्रभावित किया जाता है। मुख्य रूप से नाइट्रेट, फास्फेट एवं पोटास का प्रयोग इसके लिए उत्तरदायी माना जाता है। कीटनाशकों का प्रयोग भी मौलिक मृदा प्रक्रियाओं को परिवर्तित करता है, जैसे कार्बनिक पदार्थों का अपघटन, नाइट्रोजन विरूपण, सल्फर विरूपण, फास्फेट उपलब्धता, सूक्ष्म मात्रिक तत्वों की उपलब्धता, मृदा एंजाइम प्रक्रिया। विभिन्न प्रकार के जो खाद मनुष्य उपयोग में लेता है खेती के, तो उनके द्वारा भी इसकी जो मृदा संरचना है, उसकी क्वालिटी है, उस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हमें पता नहीं होता कि उसकी, जब तक हम उसका मृदा परीक्षण नहीं कराएं और उसमें खादों का उपयोग करते हैं तो मृदा को किस प्रकार की खादों की आवश्यकता है। तो आजकल मृदा कार्ड बनने लग गए हैं, पहले ये व्यवस्था नहीं थी। तो हमें किस पोषक तत्व की वहाँ पर कमी है, वो ही पोषक तत्व डालना चाहिए, और यदि जिस पोषक तत्व उसमें पहले से ही उपलब्ध हैं और उसमें और डाल देते हैं तो इसका एक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। इन सब का प्रभाव मृदा की उर्वरता एवं उत्पादकता पर पड़ता है। इस प्रकार मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन ये मानवीय गतिविधियों द्वारा भी तीव्र हो जाती है। मेयर ने 1988 में मानवीय गतिविधियों द्वारा तीव्र मृदा अपरदन को स्पष्ट किया। उनके अनुसार 12,000 वर्षों पूर्व, जब कृषि का विकास अपने प्रारंभिक दौर में था, से लेकर आज तक 43 लाख वर्ग किलोमीटर कृषि भूमि मृदा अपरदन द्वारा नष्ट हो चुकी है, जो वर्तमान फसल भूमि का लगभग 1/3 है। वर्तमान में अवकर्षण के विभिन्न कारणों के फलस्वरूप प्रतिवर्ष न्यूनतम 2 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि अपरदन द्वारा नष्ट हो रही है। विगत वर्षों में निर्माण क्रियाओं, नगरीकरण, खनन, वनोन्मूलन एवं कृषि के द्वारा मृदा अपरदन बढ़ा है, जिसे वनारोपण, फसल प्रबंधन, ढाल प्रवाह नियंत्रण, वायु अपरदन नियंत्रण, समुच्च रोपण के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये विभिन्न प्रकार की विधियां हैं जिससे मृदा अपरदन को रोका जाता है, या जिसमें आपका चाहे कंटूर फार्मिंग जुताई है, आपका पेड़ों का लगाना है, वन रोपण है, फसल प्रबंधन है, ढाल पर नियंत्रण है, ये
आपको मृदा अपरदन को नियंत्रण करने के लिए उपाय हैं। नेक्स्ट आता है जल पर मानवीय प्रभाव कि ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन वाटर, कि जल प्रबंधन या जल पर किस प्रकार से मानव का प्रभाव पड़ा है। अपने उद्भव से लेकर आज तक मनुष्य जल का प्रयोग विभिन्न रूपों में करता है। प्राचीन सभ्यताएं नदी घाटियों में ही विकसित हुई हैं। मध्ययुगीन एवं वर्तमान विकास भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जल द्वारा ही है। नगरीकरण, प्रदूषण, प्रत्यक्ष प्रवाह परिवर्तन तथा जल संग्रह क्षेत्रों की विशेषताओं में रूपांतरण आदि के द्वारा मनुष्य ने जल मात्रा एवं गुणवत्ता दोनों को ही प्रभावित किया है। औद्योगिक क्रियाओं एवं कार्बन डाइऑक्साइड के अत्यधिक उत्सर्जन से पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो रही है। इसका विपरीत प्रभाव पृथ्वी के ध्रुवीय एवं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों स्थित हिमानियों ग्लेशियर पर पड़ रहा है, क्योंकि जैसे तापमान बढ़ता है ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और उसका सी लेवल है उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है, वो बढ़ रहा है और जो इनका जो क्षेत्र है हिमानियों का ग्लेशियर का वो संकुचित हो रहा है, वो सिकुड़ रहा है, तेजी से पिघलते जा रहे हैं। इसके कारण यहाँ एक और व्यापक रूप से औसत समुद्र तल में वृद्धि का अनुमान किया जा रहा है। वहीं मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में स्थित नदियों के उद्गम स्रोतों जो हिमानियों में स्थित हैं निरंतर पीछे खिसकते जा रहे हैं। भविष्य में इन नदियों के जल उपलब्धता में भारी कमी होने का अनुमान किया जा रहा है, क्योंकि यदि ये पिघल जाएंगे तो उनका जो ओरिजिन है नदियों का वो भी बदल रहा है और ये इसके जल संकट की समस्या उत्पन्न होने की का भी अनुमान है। आज से संपूर्ण विश्व में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने के लिए बड़े बांधों का निर्माण किया जा रहा है। आज विश्व में 700 से अधिक बड़े बांध हैं जिनकी संख्या वर्ष दर बढ़ती जा रही है। बड़े बांध जैसे हुवर यूएसए में, कवि रूस, असवान मिस्र, भाखड़ा नांगल गांधी सागर, दामोदर हिंद भारत में स्थानीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण दशाओं को प्रभावित किया है। ये बांध भू अवतलन, भूमि का नीचे धंसना, भूकंप, क्योंकि जब उसमें असंतुलन की स्थिति बढ़ती है कि एक स्थान पे आप बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा कर दोगे तो वहाँ पर प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ने से जो आइस्टोस्टेसी है नीचे संतुलन की भूमि संतुलन कायम करने की कोशिश करती है और उसके द्वारा पृथ्वी में भूकंप उत्पन्न होते हैं। भूकंप, विभिन्न प्रजातियों की विलुप्तीकरण, जो इनके हैबिटाट्स थे, जिन क्षेत्रों में पहले मान लीजिए पानी नहीं भरता था तो उन क्षेत्रों में यदि हमने पानी भर दिया तो वहाँ पर जो जीव जंतु रहते थे तो उनके हैबिटाट्स चेंज हो गए। मृदा लवणता में वृद्धि, भूजल स्तर में परिवर्तन, ऐसे भूजल स्तर ऊपर भी आया है, बांधों के आसपास में वाटर लॉगिंग जैसी स्थिति भी पैदा हुई है, जलाधिक्य, वनोन्मूलन आदि का कारण बनते हैं। बढ़ती नगरीकरण, औद्योगिकरण ने नदियों के जल में विषैले अपशिष्टों को पहुंचाकर उसकी संरचना एवं गुणवत्ता को प्रभावित किया है। जो अवशिष्ट जल है, नदियों से निकलने वाला जो रासायनिक केमी जल है वो नदियों में छोड़ा जा रहा है और जिससे उसका जो नदी जल की जो क्वालिटी है उसमें गिरावट आ रही है, उसमें रहने वाले जीव हैं वो नष्ट हो रहे हैं। तो इसका दुष्परिणाम समूचे जल चक्र को में देखा जा सकता है। नगरीकरण के कारण निम्नांकित जो दुष्प्रभाव हैं वो स्पष्ट हो रहे हैं, आ रहे हैं हमारे सामने। घरों में गंदे जल की निकासी हेतु चैनल, सेप्टिक टैंक का निर्माण, निकटवर्ती जलधाराओं में बिना उपचारित कचरे का निस्तारण, तीव्र भू अपरदन, जल के उपयोग में वृद्धि, तो ये सारे समस्याएं हमारे सामने नगरीकरण के कारण उत्पन्न हो रही हैं। संपूर्ण जल जीव जगत का आधार है। हम जानते हैं कि जल संपूर्ण जीव जगत का आधार है, चाहे उसमें कृषि करना है, पीने का पानी है, इंडस्ट्री वगैरह है, तो इसका शुद्ध होना आवश्यक है। शुद्ध जल जहाँ जीवन का स्रोत है वहीं अशुद्ध या प्रदूषित जल अनेक प्रकार की बीमारियों का कारण होता है। साथ ही जल जीवों, वनस्पति, जलीय पारिस्थितिकी को हानि पहुंचाता है। जल को प्रदूषित करने में मानवीय क्रियाओं की प्रमुख भूमिका है। जैसा गिलपिट ने लिखा है, द डिस्टोरेशन इन केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर ब्रॉट अबाउट मेनली बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। इसके जो जल की जो रासायनिक, भौतिक और जैविक जो गुणवत्ता है
उसमें जो कमी है वो मानवीय क्रियाओं के कारण हुई है। मानवीय क्रियाएं जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है, जिसमें पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। निम्नलिखित मानवीय क्रियाएं जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। घरेलू बहिर्स्राव, वहित मल, गंदा जल, औद्योगिक बहिर्स्राव, इंडस्ट्री से निकलने वाला जल है। कृषि बहिर्स्राव, रेडियोधर्मी अपशिष्ट द्वारा तापीय प्रदूषण और तेलीय प्रदूषण। ये विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषण हैं, मल है, ये जल प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। निरंतर बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिक विकास से जल स्रोत निरंतर प्रदूषित हो रहे हैं। भारत ही नहीं अपितु विश्व की अधिकांश नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है। भारत की पवित्र नदी गंगा आज मानवीय क्रियाओं से प्रदूषित हो चुकी है। मानवीय क्रियाओं का प्रभाव भूमिगत जल पर हो रहा है। पेयजल हेतु कृषि आदि कार्यों के लिए अत्यधिक दोहन के कारण भूमिगत जल स्तर में निरंतर कमी आ रही है। अंडरग्राउंड वाटर भी कम होता जा रहा है, हम उससे निरंतर दोहन कर रहे हैं। इसके कारण क्षेत्रीय पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। नदियों पर बनाए जा रहे बांधों का सीधा प्रभाव पर्यावरण एवं पारिस्थितिक तंत्र पर हो रहा है। बांध बनाने से विस्तृत क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। इससे वहाँ की वनस्पति जीव जंतु समाप्त हो जाते हैं। बांध के नीचे वाले भागों में नदी का पारिस्थितिक तंत्र अपेक्षाकृत कम पानी प्राप्त होने से बदल जाता है। महासागरों में तेल टैंकरों से होने वाला रिसाव या टैंकरों के टकरा जाने से समुद्र जल में तेल फैल जाता है। उससे न केवल पर्यावरण प्रदूषित होता है अपितु जल जीवों के एवं जलीय पादपों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो जो उसके लेवल पर पानी के स्तर पर जो तेल फैल जाता है तो उससे ऑक्सीजन को नहीं मिल पाती, तो वो जीव और वनस्पति भी नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से जो जल है उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो उपलब्ध मात्रा है, उस पर मानवीय जो मानव का प्रभाव पड़ रहा है। नेक्स्ट आता है भू आकृतिक स्वरूप पर मानव का प्रभाव। जो जियोमॉर्फोलॉजी है, जो मेजर रूप से हम कहें कि पर्वत, पठार, मैदान जो मुख्य रूप से भूआकार हैं, तो भूआकृतिक स्वरूप है, उस पर मानवीय क्रियाओं का क्या प्रभाव पड़ रहा है। मानवीय क्रियाएं भूआकारों तथा भूआकृतिक प्रक्रम पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके अंतर्गत अपक्षय, चट्टानों का टूटना फूटना, अपरदन, घिसकर दूसरे स्थान पर और निक्षेपण सम्मिलित हैं। अनेक मानव उद्भेदी भूआकारों एंथ्रोपोलॉजिक का उद्भव मानवीय क्रियाओं का प्रतिफल है। इन्हें एंड्रो गुडी ने निम्न प्रकार से वर्णित किया है। भूआकार है कारण, गर्त एवं छोटे तालाब खनन के द्वारा बन रहे हैं। ब्राउन पीट खनन, जो कोयला है उसके अपशिष्टों का ढेर खनन के द्वारा, ढेरों सारे अवशिष्ट पदार्थ हैं पूरा उसको। सीढ़ियाँ ट्रेसिंग कृषि के द्वारा, सीढ़ीदार कृषि। कटक एवं नालियाँ, ये भी कृषि के द्वारा। कटाव परिवहन, कगार परिवहन, नदी एवं वन तट प्रबंधन। डाइक्स नदी एवं प्रबंधन। मोर्स सुरक्षा। नहरें परिवहन एवं सिंचाई। जलाशय जल प्रबंधन। धस्ते गर्त खनन एवं जल निकासी। ये मानव उद्भूति मानव के क्रियाकलापों से बने भूआकार हैं। अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय क्रियाओं कारण बनते हैं, किंतु धरातल पर विशिष्ट न होकर सामान्य होते हैं, किंतु ये प्राकृतिक प्रक्रम को अवश्य प्रभावित करते हैं। प्रक्रम वो प्रक्रिया है जिसमें भूआकारों का निर्माण, प्रक्रम संरचना, प्रक्रम और अवस्था। ये हम अपरदन के या उसके लैंड फॉर्म में हम पहले फिजिकल में पढ़ चुके हैं। ये मानव द्वारा प्रौद्योगिकी उपयोग या का परिणाम होते हैं, क्षेत्रीय पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। मृदा जमाव सेडिमेंटेशन में वृद्धि का कारण मानवीय क्रियाओं द्वारा अपरदन को तीव्र करना है। इसके लिए खनन की क्रिया अधिक उत्तरदायी होती है। गिलबर्ट ने एक अध्ययन में स्पष्ट किया कि सियरा नेवादा के पर्वतीय क्षेत्रों में खनन के कारण विशाल मात्रा में अपशिष्टों का जमाव नदी की घाटियों में हो गया है। इस कारण अनेक नदियों के किनारों पर उद्गम क्षेत्रों में खनन अथवा ब्लास्टिंग से नदियों के जमाव में वृद्धि हो जाती है तथा इसके प्रभाव से नदी तल ऊंचा हो जाता है और उसके प्रभाव में परिवर्तन आ जाता है, जो कभी कभी बाढ़ का कारण बनता है। भूमि धसाव ग्राउंड सब्सटेंस
अधिकांशतः प्राकृतिक कारणों से होता है, किंतु अनेक बार मानवीय क्रियाएं भी इसमें वृद्धि कर देती हैं। भूमिगत क्षेत्र में तरल पदार्थों जैसे तेल, गैस, पानी निकालने से अथवा ठोस खनिज निकालने से भूमि धंसाव हो जाता है। जब अंदर से मटेरियल निकाल लिया जाता है तो भूमि खोखली हो जाती है और वहाँ पर फिर थोड़ी हलचल के बाद में भूमि नीचे धंस जाती है। अनेक बार ये क्रियाएं बृहत रूप में भी की जाती हैं, इससे भूमि धंसाव हो जाता है। कभी कभी भूमि से घोलक के रूप में पदार्थ निकाले जाते हैं, जैसे सल्फर, नमक आदि, इससे भूमि नीचे खिसक जाती है। चूना प्रदेशों में खनन प्रक्रिया से धंसाव की संभावनाएं अधिक रहती हैं। पेट्रोलियम उत्खनन के क्षेत्रों में भी इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। हेग में 1978 में मानव उद्भिदी प्रक्रम 2 श्रेणियों में विभक्त किया है। प्रत्यक्ष मानव उद्भिदी प्रक्रम, इसमें निर्माण संबंधी, खुदाई एवं खनन संबंधी, जलीय हस्तक्षेप जैसे बाढ़, बांध का निर्माण, नहर निर्माण, तटीय संरक्षण, दीवार, चैनल आदि परिवर्तन। तो ये सारे मानव के द्वारा भूमि के दृश्य भूमि में परिवर्तन है। अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से अपर्दन एवं निक्षेप वृद्धि जो कृषि, वन उन्मूलन, सड़क निर्माण, नगरीकरण से और धंसाव के द्वारा होती है। ढाल परिवर्तन और नेक्स्ट है भूकंप क्रियाएं जो बांधों के जलाव के दबाव एवं भ्रंश में तरल पदार्थ पहुंचने से हो सकती हैं। तो ये मानवीय क्रियाओं के द्वारा आपके जियोमॉर्फोलॉजी है उसमें निर्माणात्मक और विध्वंसात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है जैव विविधता पर मानवीय प्रभाव, ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता से आशय किसी क्षेत्र, देश, महाद्वीप अथवा विश्व स्तर पर पाए जाने वाले जीवधारियों, जीवों और पौधों की जैविकीय रचना में विविधता से है। हम जानते हैं कि एक जैसी कंडीशन जहाँ जलवायु की दशाएं पाई जाती हैं वहाँ पर सिमिलरिटी में, समानता में, चाहे वनस्पति जीव है उसमें समानता मिलती है। प्रत्येक क्षेत्र में पर्यावरणीय और पारिस्थितिक स्वरूप में विशिष्ट प्रकार से जीव, जंतु, पादप आदि का विकास होता है और उसी के अनुसार उनकी वृद्धि, स्थानांतरण होता रहता है। किंतु यदि पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव होता है, इकोसिस्टम में यदि तो वहाँ पर्यावरण अवकृषित होता है तो इसकी क्षति होने लगती है और जब अत्यधिक परिवर्तन आ जाता है तो इसकी प्रजातियां विलुप्त होने पर लग जाती हैं। वर्तमान विश्व में जैविक विविधता पर संकट मंडरा रहा है। अनेक प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं तथा अनेक संकटग्रस्त हैं। जैव विविधता के कारण प्राकृतिक कारणों के अतिरिक्त मानवीय कारक अधिक उत्तरदायी हैं। जैव विविधता की घटती संख्या के लिए उत्तरदायी मानवीय कारक निम्न प्रकार हैं। आवास विनाश, हैबिटेट लॉस, जो वनों के विनाश, कृषि के विस्तार, नगरीकरण, बांधों एवं नदी घाटियों, परियोजनाओं के बड़े बड़े जलाशयों के निर्माण, औद्योगिकरण, सड़क, रेल मार्ग, खनन आदि से हो रहे हैं। अब प्राकृतिक आवासों के विनाश में मानव की भूमिका प्रमुख रही है। जो पूर्ववर्ती जो नेचुरल हैबिटेट थे, चाहे वो सड़क बनाने से, पुल बनाने से, बांध बनाने से, वो इनकी स्थिति चेंज हो गई है तो वहाँ पर रहने वाले जीव और वनस्पति वो नष्ट हो गए हैं। आवास विखंडन, प्राकृतिक आवासों को नहरों, नदियों, रेल लाइनों, बस्तियों आदि द्वारा वन क्षेत्रों या जलीय क्षेत्रों को विखंडन मतलब तोड़ना, टुकड़े कर देना। यदि किसी आपने कोई क्षेत्र है, चाहे जैसे सरिस्का है क्षेत्र है या आपका रणथंभौर है, उसमें से आपने बीच में से रेल लाइन निकाल दी या रोड निकाल दिया तो वो क्या टुकड़े हो जाते हैं उसके, तो वहाँ पर वो जो जीव जंतु और वनस्पति वो प्रभावित होते हैं, तो उसका विखंडित या तोड़ना। प्रदूषण, वायु, जल, भूमि एवं ध्वनि प्रदूषण जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। जल प्रदूषण से जलीय जीवों का विनाश सर्वाधिक हो रहा है। इसी प्रकार महासागरों में तेल फैलाव से जल जीवों का विनाश हो रहा है। कीटनाशकों के प्रयोग से अनेक सूक्ष्म जीव समाप्त हो रहे हैं। प्रदूषित जल एवं प्रदूषित वायु पक्षियों के विनाश का कारण बनती है। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, चाहे वो जल में हो रहा है, चाहे कीटनाशक हैं, तो उन पर जो उनसे रिलेटेड हैं जीव जंतु हैं वो उस पर उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। आखिर आपका वन्य जीव जंतुओं, समुद्र जीवों, पक्षियों का आखेट है, शिकार है, जो व्यापारिक स्तर पर जो किया जा रहा है, इसे अधिकांश गैर कानूनी और नियोजित ढंग से किया जाता है। आखेट जैव विविधता के लिए एक सबसे खतरनाक खतरा है, बड़ा खतरा है। इसमें अनेक
जिससे वन क्षेत्रों में शेर, चीते, हाथी आदि जीव जंतुओं की संख्या में न केवल कमी हो रही है अपितु वे समाप्ति के कगार पर पहुंच गए हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण राजस्थान का अलवर जिले में सरिस्का अभयारण्य, जो कभी शेर के लिए प्रसिद्ध था, वहाँ टाइगर विहीन हो गया है और इससे पुनः इसको वापस आबाद किया जा रहा है। कुछ संख्या में बाहर से रणथंभौर से वहाँ से जाकर टाइगर यहाँ पर छोड़े गए हैं। अन्य कारणों में जनसंख्या वृद्धि, वनीय क्षेत्रों में अतिक्रमण, वनों की आग, जैविक संसाधनों का शोषण, जलवायु परिवर्तन एवं प्राकृतिक आपदाएं हैं। तात्पर्य मानव और उसकी क्रियाएं विश्व में जैव विविधता के संकट के लिए उत्तरदायी हैं। जैव विविधता पर्यावरण को संतुलित रखती है, अतः इसका संरक्षण आवश्यक है और स्वयं मनुष्य ही इसको बचा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हमने किस प्रकार से मनुष्य का जैव विविधता पर, जल पर और आपके जो भूआकृतिक स्वरूप है उस पर किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, अपना प्रभाव डाल रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव प्रभाव इसका पड़ रहा है, जलीय संसाधनों पर पड़ रहा है तो मृदा पर पड़ रहा है, का हमने विस्तृत अध्ययन किया। आज की इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।